नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं राजकोषीय नीति से संबंधित प्रश्न उत्तर, जो कि आपके 25 एमसीक्यू है। इनमें वो क्वेश्चन है ये जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, अर्थात इनमें से 25 में से 25 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं वहीं से आपको एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं आगे। तो अगर आपको अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट वाइज जिसमें डाले गए हैं यूट्यूब चैनल में, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। और आपको आरएसआर और जीएफ एंड एआर की जूनियर अकाउंटेंट के लिए वीडियोज भी डाली गई है। तो दोस्तों चलते हैं आगे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बजट का मुख्य साधन क्या है? बताइए बजट का मुख्य साधन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है बजट का मुख्य साधन। तो ये है आपके राजकोषीय नीति। क्या होती है राजकोषीय नीति? ये केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। और आपके मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है? आरबीआई। कौन करता है जारी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति होती है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में कौन सा उसका उद्देश्य नहीं होता है, आपको बताना है। तो इसके उद्देश्य आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। आपको पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, पूंजी निर्माण, निवेश को प्रोत्साहित करना, संसाधनों का इष्टतम आवंटन करना, आर्थिक विकास की दर को तेज करना। ये आपके होते हैं मुख्य उद्देश्य किसके? फिस्कल पॉलिसी के। क्या बोले मैंने? पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, पूंजी निर्माण, निवेश को प्रोत्साहित करना, संसाधनों का इष्टतम आवंटन करना और आर्थिक विकास की दर को तेज करना। अगर मैं इनको इंग्लिश में बोलूं तो क्या हो जाएगा? आपके फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट और एक्सलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। तो आपके इनमें से पूर्ण रोजगार मिल गया, मूल्य स्थिरता मिल गया। ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये नहीं मिलेगा, मतलब यही ऑप्शन है आपका। ठीक है। वो पूछ रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये भी सही है। तो मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, अल्प विकसित देश में बजटीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? जो देश अल्प विकसित होते हैं, ठीक है, विकसित देश होते हैं, उसमें बजटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए क्या होता है। आर्थिक विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना होता है, उचित आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है, आय और धन की असमानता को कम करना ये भी होता है। मतलब सभी ऑप्शन सही है। तो बजटीय नीति से क्या करते हैं हम? आर्थिक संरचना होती है उसमें संसाधन उपलब्ध कराते हैं और आर्थिक जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको बनाए रखते हैं और इनकम और मनी की जो असमानता है उसको कम करते हैं, मतलब इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने, किसने? शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त के निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए। तो इनमें से कौन से निर्धारित सार्वजनिक वित्त के निम्न में से कौन से सिद्धांत निर्धारित किए हैं शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने? शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों को क्या बोला जाता है? आपके बोला जाता है इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो इन्होंने क्या सिद्धांत निर्धारित किए हैं आपके? इन्होंने आपके कमेंट बॉक्स में इसका आप कमेंट करके जवाब दीजिए कि भाई क्या सिद्धांत? बजट को यथासंभव छोटा रखे, बजट संतुलित रखे, जल्द से जल्द कर्ज का भुगतान करे, या उपरोक्त सभी। इनमें से बताइए कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने सार्वजनिक वित्त के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत
जारी किए? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप जल्दी। जब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 2029 से 30 की महामंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपायों का उपयोग किया? तो किस इकोनॉमिस्ट ने इनको महामंदी को सुधारने के लिए फिस्कल पॉलिसी का उपयोग किया? तो ये थे आपके प्रोफेसर किन्स। किसने किया था? प्रोफेसर किन्स। ब्रिटिश थे। कौन थे ये? ब्रिटिश। इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडर फाउंडर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? प्रोफेसर किन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यात्मक वित्त शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक अमेरिकी प्रोफेसर ने दिया था। तो कार्यात्मक वित्त के क्या बोलते हैं इनको? कार्यात्मक वित्त मतलब फंक्शनल फाइनेंस। क्या बोलते हैं? फंक्शनल फाइनेंस। फंक्शनल फाइनेंस का तो ये टर्म दिया था। ये टर्म किसने दिया है? आपको बताना है किसने दिया है? लर्नर ने। किसने दिया है? लर्नर। इनका पूरा नाम है अब्बा लर्नर। ठीक है। कब दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट। बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स के कारण क्या है? बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स के कारण क्या है? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कारण है। अब इसको अगर इंग्लिश में बोले, इंग्लिश को हिंदी में बोले बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स, तो इसको बोलेंगे स्थिरीकारी में निर्मित। क्या बोलेंगे? स्थिरीकारी में निर्मित। मतलब होता क्या है ये स्थिरीकारी में बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स? जब आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वतः ही सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक प्राप्तियां एक दूसरे से समायोजन हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं आपके? बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स। तो कौन कौन से होते हैं? निगम कर, आयकर, जीएसटी, बेरोजगारी बीमा, बेरोजगारी भत्ता, ये सब किस में आते हैं? आपके बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स में। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इनके कारण क्या होते हैं। तो ये होगा आपके बजट मंदी के दौरान घाटे की ओर जाएगा। ये कारण होता है। बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स के कारण क्या है? बजट मंदी के दौरान घाटे की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? कि जब मंदी के दौरान बजट में है तो वो आपके टैक्स में कम कम किया जाएगा। टैक्स कम होगा, टैक्स कम होगा तो आपके जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक घाटे की ओर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष करों का प्रभाव किस पर होता है? तो प्रत्यक्ष कर आपके दो तरह के कर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपके जो डायरेक्ट टैक्स का टैक्सेशन किया जाता है वो सिर्फ पर्सनल इंडिविजुअल पर किया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर वो इंडिविजुअल पर न करके दूसरों पर ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आयकर, लाभ कर और संपत्ति कर ये प्रत्यक्ष कर में आते हैं, और आपके वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगाया जाता है उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर अलग अलग व्यक्तियों पर लगता है, प्रत्यक्ष कर आपके सिंगल पर्सन पर लगता है। ठीक है। तो आपके प्रत्यक्ष करों का प्रभाव किस पर होता है? जल्दी बताइए प्रत्यक्ष करों का प्रभाव किस पर होता है? तो ये होगा आपके प्रत्यक्ष कर का प्रभाव, अभी मैंने बताया आपके आय और संपत्ति पर, तो आय पर पड़ेगा। क्या होगा? इनकम पर। ठीक है। मेन इफेक्ट इनकम पर होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं आपके? इनकम है, कॉरपोरेट है, प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस है, गिफ्ट टैक्स, ये सब क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है आपके जीएसटी। क्या है? जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदी के दौरान सरकार, दो कथन है आपके फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से बताना है कौन सा सही है गलत है। मंदी के दौरान सरकार पंप प्राइमिंग और प्रतिपूरक खर्चे के माध्यम से खर्च करती है। ठीक है। ओके। मंदी की अवधि में निजी निवेश घटती अवस्था में होगा। तो क्या होगा इसमें आपके? दोनों सही है। क्या हो जाएंगे? एक और दो सही है। मंदी के दौरान सरकार पंप प्राइमिंग और प्रतिपूरक दो दो खर्चों के खर्च करती है, इनके माध्यम से खर्च करती है गवर्नमेंट। और मंदी की अवधि में निजी निवेश घटती अवस्था में होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो राजकोषीय नीति का भाग इनमें से कौन सा है? आपको बताया मैंने टैक्स। कौन सा है? टैक्सेशन।
ठीक है, कर नीति किस में आती है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो क्या आएगा, कर नीति। निम्नलिखित में से कौन एक राजकीय नीति का भाग है, तो कौन सा आता है, कर नीति। अब आपको राजकोषीय नीति में, कर नीति में पता चला होगा कि यहाँ पे राजकोषीय घाटा की भी बात होती है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां होती है। तो उसमें कुल प्राप्तियों में उधार को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, अगर कम मात्रा में अपनाया जाए तो घाटे का वित्त पोषण से मुद्रास्फीति नहीं होती। तो ये आपके गलत हो जाएगा, मुद्रास्फीति घाटे का वित्त पोषण आपके सही होगा, सॉरी सही। अगर कम मात्रा में अपनाया जाए तो घाटे के वित्त पोषण से मुद्रास्फीति नहीं होती, सही है, मुद्रास्फीति नहीं होती, सही है। घाटे का वित्त पोषण बजटीय घाटे के वित्त पोषण के अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला ऑप्शन है, तो सही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों, एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति को निरूपित करता है, तो इनमें से कौन करता है निरूपित, वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको करता है, मौद्रिक नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके योजना आयोग है, योजना आयोग की जगह अब ये योजना आयोग 1950 में स्थापना की थी। अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की है, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। नीति आयोग के कौन होते हैं अध्यक्ष, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सीईओ कौन है आपके अभी वर्तमान में, सुब्रमण्यम, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकल राजकोषीय घाटे का सूत्र है, तो सकल राजकोषीय घाटे का सूत्र कौन सा है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजकोषीय घाटे का सूत्र कौन सा है। तो ये होगा आपके शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी से उधार। तो ये सकल राजकोषीय घाटे का सूत्र होगा, शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। सभी उधारों को भी राजकोषीय घाटा भी कह सकते हैं। और राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति ये भी होता है, लेकिन इसमें इसमें एक और टर्म आनी थी, ये थी कि कुल उधार को छोड़कर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपके केवल फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके राजकोषीय घाटे के जो सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है सूत्र, एक ना एक एग्जाम में हमेशा आता है। तो आपको ये जो 4-5 सूत्र बनते हैं वो आपको समझा रहे हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, केवल उधार को छोड़ना है। राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ लो, और इसमें से राजस्व प्राप्तियां और उधार को छोड़कर सभी पूंजीगत प्राप्तियां, उधार को छोड़ना है, ध्यान रखना। राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाओ, और पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें उधार को छोड़कर। राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये आपके सामने 4 राजकोषीय घाटा के सूत्र थे, उनको आप याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया जाता है, तो कब किया जाता है, जब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अत्यधिक मुद्रास्फीति में क्या किया जाता है, मुद्रा का विमुद्रीकरण, मतलब जैसे नोटबंदी की थी भारत में, ऐसे। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री ने की थी, तो भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था, तो ये किया था आपके बीपी सिंह। किसने किया था, बीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट एक लेख पत्र है, तो बजट लेख पत्र कैसा है, तो ये संस्कार सरकार की राजकोषीय नीति का है। कौन सा है, सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र होता है, कौन, बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करवाती है या करती है, तो बजट के हिसाब किताब की जांच संसद किसके हिसाब से करती है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति से। किससे करती है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति। और एक होती है आपके आकलन समिति, ये अलग होती है, लोक लेखा समिति। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं
कि लोक लेखा समिति भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है। राजकोषीय नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ये होगा आपके राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है, यह आपके सही नहीं है। सार्वजनिक ऋण का ऋण प्रबंधन करती है। व्यय और आय की नीति सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा को प्रभावित करना, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा को प्रभावित करना, यह भी फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अप्रत्यक्ष कर है तो इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। इनडायरेक्ट टैक्स तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। कंपनी शुल्क एक इंडिविजुअल पे लगता है, संपत्ति शुल्क भी इंडिविजुअल पे लगता है। तो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क है ये इनडायरेक्टली लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। केंद्र सरकार तो उसका आरोपण करता है लेकिन कलेक्टिंग का काम है वो कौन करते हैं, तो कौन सा है आपके स्टाम्प शुल्क, कौन सा है, स्टाम्प शुल्क वाला, ठीक है, स्टाम्प टैक्स जो लगेगा वो केंद्र सरकार इसको लागू करता है, लेकिन इसका संग्रह और विनियोजन कौन करते हैं, स्टेट। केंद्र सरकार नहीं लगाती है, क्या केंद्र सरकार नहीं लगाती है, तो कौन सा कर नहीं लगाती है केंद्र सरकार, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी, कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है। तो ये है आपके मनोरंजन कर, कौन सा है, मनोरंजन कर। उपहार कर, व्यक्तिगत कर, निगम कर, ये सब कौन लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और मनोरंजन कौन सी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित करों में राज्य सरकार द्वारा कौन सा नहीं लगाया जाता, तो कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया जाता, तो मैंने अभी बताया आपको निगम कर, ठीक है ना, निगम कर बताया, उपहार कर बताया, व्यक्तिगत कर बताया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। मनोरंजन कर और आपके राज्य उत्पादन, मनोरंजन, कृषि आय, ये सब इनको कौन लगाती है, ये तीनों को लगाती है आपके स्टेट गवर्नमेंट, कौन लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगम कर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक प्राथमिक घाटे से क्या अभिप्राय है, तो प्राथमिक घाटे से क्या अभिप्राय है आपके, राजकोषीय घाटा, ऋण ब्याज भुगतान। तो प्राथमिक घाटा यही होता है, राजकोषीय घाटा, ऋण ब्याज भुगतान। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ, तो बताइए, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट, क्या, वैल्यू एडेड टैक्स वैट सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ, जल्दी बताइए, कौन से में हुआ, हरियाणा में, कौन से में हुआ, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में जीएसटी का संबंध कौन सा संविधान से है, संविधान संशोधन से है, तो जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से है, 101वें से, कौन से है, 101वें से। जीएसटी में कितने तरह की दर होती है, 0, 5, 12 होती है, 18 होती है, 28 होती है, ये तरह की होती है। जीएसटी कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से, कब से, 1 जुलाई 2017 से। तो दोस्तों ये हुआ आपके फिस्कल पॉलिसी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको 25 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में कोई ना कोई सी में एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, मौद्रिक नीति और साख नीति के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए। जूनियर अकाउंटेंट के आरएसआर और जीएफ&आर के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। जल्दी ही हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बजट से वो लेके आने वाले हैं। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।